Hey guys, what's up? My name is Soham Kumar Agrawal and welcome to the DU Chemistry. Welcome to the DU Chemistry. हाँ, तो चलिए आज फिर से हम वापस अपने लेक्चर्स में और NMR कर रहे थे हम। NMR में हमने केमिकल शिफ्ट में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, उसमें भी फैक्टर्स में हमने दो फैक्टर हमने कर लिए थे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब तक अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, चैनल शेयर नहीं करा है, वीडियो शेयर नहीं करा है तो अभी कर दो, क्योंकि मैं सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री ऑनर्स के सारे सेमेस्टर्स का सारा सिलेबस कवर कर रहा हूँ। और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, बाकी सारी सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो हर जगह काम आने वाले हैं सारे टॉपिक्स, इसलिए आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने दो फैक्टर्स कर लिए थे, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया था और सबसे पहले वाला फैक्टर जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट कर लिया था, है ना। अब हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो है मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि हम नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी का क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बीच में आया था एक जगह पर, तो चलिए फिर आज हम इसी को अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि इसका आपको देखोगे आगे चल के कि बहुत ज़्यादा इसका यूज आ रहा होगा, बहुत जगह ये वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ें क्लियर हो जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए पहले वर्ड्स क्लियर कर लेते हैं, मैग्नेटिक और एनआइसोट्रोपी। टू वर्ड्स हैं यहाँ पे, है ना, मैग्नेटिक और एनआइसोट्रोपी। देखिए एनआइसोट्रोपी में भी पहला एक वर्ड है आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी का मतलब होता है सेम इन्वायरमेंट में, मतलब कोई चीज़ ऐसी, अगर हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं ये आइसोट्रोपी बिहेव कर रही है, मतलब वो एक पर्टिकुलर जिसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं ये आइसोट्रोपी है, उस पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में वो सेम इन्वायरमेंट होगा। मतलब क्या है, मतलब ये है आइसोट्रोपी का मतलब होता है सेम इन्वायरमेंट। मतलब क्या होता है, मतलब होता है सेम इन्वायरमेंट। आइसोट्रोपी का मतलब होता है सेम इन्वायरमेंट, ठीक है। आइसोट्रोपी का मतलब क्या होता है, सेम इन्वायरमेंट। तो एनआइसोट्रोपी का मतलब क्या होगा, एनआइसोट्रोपी का मतलब क्या होगा, जो डिफरेंट इन्वायरमेंट। एन लग गया ना तो अपोजिट हो गया, तो सेम का क्या हो जाएगा, डिफरेंट, है ना। एन लग गया तो क्या हो जाएगा, सेम का डिफरेंट हो जाएगा, तो डिफरेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। सेम इन्वायरमेंट की जगह हमारे पास अब क्या आ गया, डिफरेंट इन्वायरमेंट, ठीक है भाई। एनआइसोट्रोपी आपने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें एनआइसोट्रोपी के जो पहले वर्ड लगा हुआ है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी। मैग्नेटिक का तो मतलब आपको पता है, पता है कि नहीं पता है। अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम एनएमआर में हमने पढ़ा था कि कुछ रेजोनेंस होता है एक्सटर्नल वेव्स का, है ना। तो मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं, है ना। मैं वही मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी, मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी इसका मतलब क्या है। मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी का मतलब ये है कि मैग्नेटिकली डिफरेंट इन्वायरमेंट है। एनआइसोट्रोपी का मतलब क्या है, डिफरेंट इन्वायरमेंट। और मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी का क्या मतलब हुआ, मैग्नेटिक डिस या फिर डिफरेंट इन्वायरमेंट है। मतलब अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल या सैंपल लेंगे तो उनमें प्रोटॉन्स हम स्टडी करते हैं ना, तो उनमें प्रोटॉन्स जब हम देखेंगे तो हर अलग अलग जगह पर अलग अलग इन्वायरमेंट हमको देखने को मिल सकता है। वो इन्वायरमेंट मैग्नेटिकली डिफरेंट होगा, वो इन्वायरमेंट मैग्नेटिकली डिफरेंट होगा। पहले एक चीज़ और समझिए, देखिए दो तरीके से हम इसका डिवीज़न करते हैं। एक होता है केमिकली, एक होता है मैग्नेटिकली। केमिकली मतलब केमिकल इफेक्ट्स की वजह से, केमिकल इफेक्ट्स मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, ज़्यादा हो रहा है ना।
केमिकल इफेक्ट्स मतलब आपको जितना देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, रेजोनेंस देखना है, मेसोमेरिक देखना है, ये सारी चीज़ें देखना है। मैग्नेटिकली हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमारे लिए एक नया चैलेंज होगा, एक नया एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, क्योंकि मैग्नेटिकली डिफरेंट हमने आज तक ना कहीं पढ़ा है ना देखा है ना। तो मैग्नेटिकली डिफरेंट और सेम कैसे देखेंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो डिफरेंस जो ऑब्जर्व हम बात कर रहे हैं वो हम मैग्नेटिकली डिफरेंस की ऑब्जर्व की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपिक वर्ड का मतलब ये है कि ऐसे प्रोटॉन्स जो मैग्नेटिकली डिफरेंट इन्वायरमेंट पे हैं, जो मैग्नेटिकली डिफरेंट इन्वायरमेंट पे हैं, वो प्रोटॉन्स इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, वो प्रोटॉन्स इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, चलिए ये आपने वर्ड समझा दिया। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट में एंटर करने से पहले एक चीज़ आपको और समझनी होगी, एक चीज़ अभी आप, तो अब देख लेते हैं हम मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी। हम बेंजीन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, देखिए ये आपकी स्क्रीन में जो शो हो रहा है, इस एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। देखिए ये आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब देखिए ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये दो जो डार्क ब्लू कलर से रिंग बनी हुई है, ये आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये जो आपकी ये परपेंडिकुलर ये जो बन रही है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब इसकी डायरेक्शन पर गौर करिए आप कि ये यहाँ से निकल रही हैं, ये इस साइड जा रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, इस साइड जाकर मिल रही हैं। ठीक है, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखिए। अब अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होने वाला है कि इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की अपोज करेगी। इस रिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, रिंग का मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, अपोज करेगा। तो यहाँ के जो हाइड्रोजन्स होंगे वो क्या होंगे, शील्डेड होंगे, मतलब डेल्टा लो आएगा, डेल्टा लो आएगा। अगर हम यही बात करें इधर की जो प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सॉरी, यहाँ की जो प्रोटॉन्स है, यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगे। यहाँ के जो प्रोटॉन्स हैं, यहाँ के जो प्रोटॉन्स हैं, या फिर ये कहें कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर रहा है। यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो प्रोटॉन्स होंगे, मतलब यहाँ पर ये जैसे एक ये प्रोटॉन्स कैसे हैं, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो डेल्टा होगा वो हाई होगा, इनका जो डेल्टा आएगा वो हाई होगा। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी, कि जो हमारा रिंग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर वो फील्ड उसको अलाइन करेगा जहाँ पर, तो वहाँ पर जो प्रोटॉन्स होंगे वो डेल्टा उनका हाई आएगा, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपके रिंग के मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर अपोज करेगा, और वहाँ पर जो प्रोटॉन्स होंगे उनका डेल्टा कम आएगा। ठीक है, उनका डेल्टा कम आएगा। इसको सबसे इजी वे में आपको समझना है तो आप ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए ये आपका अल्कीन आपका एक ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें आपकी ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, है ना, और कुछ इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और
कुछ इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब अच्छे से नहीं बना, मतलब इसके परपेंडिकुलर आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स आएंगे ये ओके। सो ये जो प्रोटॉन्स आएंगे ये यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके अवे हैं, मतलब इनसे दूर हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनसे ये प्रोटॉन्स दूर पर हैं, तो डेल्टा इनका हाई आएगा, डेल्टा हाई आएगा। और वो प्रोटॉन्स जो इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास में होंगे, मान लो ये तो हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास में अगर प्रोटॉन्स आ रहे हैं तो इनका डेल्टा लो होगा। क्यों लो होगा? शील्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी प्रोटॉन्स के ऊपर, और प्रोटॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से डेल्टा कम होगा। समझ में आ रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन, तो हमको क्या देखना है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या वहाँ पर हमारा प्रोटॉन आ रहा है। अगर हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास आ रहा है तो डेल्टा हमारा कम हो जाएगा। बिल्कुल सही सुनो आपने कि डेल्टा कम हो जाएगा। और अगर हमारा प्रोटॉन ऐसी जगह पर आ रहा है जहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से दूर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से दूर है, तो उसका डेल्टा अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम उदाहरण से समझते हैं। एक हमारा मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, नॉर्मल सा आपका, जिसमें आपका ये ब्रिज हेड होते हैं, ये ब्रिज्ड कार्बन होता है ना। ये बेसिकली आपको बता दूं, ये साइक्लोहेक्सेन में जब ये ऐसा है कोई सिस्टम बनता है तो हाईली स्ट्रेन्ड सिस्टम होता है, तो वो एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, H, ये भी H। ठीक है, और ये आपकी यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटल जो डाटा आता है वो आता है इसका 1.07 डेल्टा, और इसका जो डेल्टा आता है 1.37 आता है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनके डेल्टा में वेरिएशन क्यों आ रहा है तो दोनों प्रोटॉन्स एक ही कार्बन से लगे हुए और इनका केमिकल इन्वॉल्वमेंट भी सेम है, मतलब इसके अगल बगल वाले कार्बन्स में भी सेम ही हाइड्रोजन से कोई ऐसे ग्रुप नहीं है जिसकी वजह से कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पर इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास में ये वाला प्रोटॉन्स आ रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से दूर ये वाला प्रोटॉन है ना। तो मैंने अभी क्या आपको बताया कि मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी, इसका क्या रीज़न होगा, ड्यू टू मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी, मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी आपको क्या होगा, ये हाइड्रोजन मोर मतलब ज़्यादा पास में होगा इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा कम हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है ये इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से दूर है तो ये इसका डेल्टा ज़्यादा आएगा। बेसिकली हम इसको कहेंगे कि ये सील्डेड हो रहा है और ये डीसील्डेड हो रहा है, ये डीसील्डेड हो रहा है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। एक एंडो एक्सो का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसी में देख लेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका मान लीजिए ये एक्सो है, ये एंडो है, ये एक H है यहाँ पर
और एक H यहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाला H एक्सो होगा, ये एक्स एंडो होगा। जब इसका 3D स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आप पाओगे कि ये नीचे वाला हाइड्रोजन जो होता है ना, ये रिंग के साइड में होता है। मतलब ये पूरी जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इस प्रोटॉन को सील्ड करती है। और ये वाला जो प्रोटॉन है, ये रिंग के बिल्कुल बाहर साइड होता है। रिंग के बिल्कुल बाहर साइड होने की वजह से ये डीसील्डेड हो जाता है। तो जो डेल्टा की जो वैल्यू आती है वो कुछ इस प्रकार होती है, डेल एंडो डेल एक्सो। एंडो की वैल्यू आती है आपकी 0.94, एक्सो की वैल्यू आती है 1.57। तो देख लीजिए कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.57 का डिफरेंस आ रहा है ना। एंडो क्या है कि मोर सील्ड हो रहा है, तो डेल्टा कम हो जाएगा, और एक्सो डी सील्ड हो रहा है तो उसका डेल्टा बढ़ जाता है, 1.57 आता है, ठीक है। अब एक और, जैसे आपका अल्डिहाइड जो होता है ना, अल्डिहाइडिक का जो हाइड्रोजन, मतलब इस कार्बोनिल ग्रुप से लगा हुआ जो हाइड्रोजन होता है, इसका डेल्टा आता है 9 से 10 ppm के आसपास। रीज़न क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इससे हाईली डीसील्डेड होता है, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा आउटसाइडेड होता है। हाईली डीसील्डेड होता है, समझ रहे हैं ना। ये पूरा रीजन डीसील्डेड का है, ये पूरा रीजन सील्डेड का है, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हमारा मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया, और हमने एक फैक्टर भी कंप्लीट कर लिया है जो कि डेल्टा को अफेक्ट करता है। अब चौथा फैक्टर हम स्टडी करने वाले हैं, वो है मीसोमेरिक इफेक्ट। मीसोमेरिक इफेक्ट तो पता ही होगा, नहीं पता है तो एक बार उसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, इसके 2 लोन पेयर हैं। अब यहाँ पे CH2 प्लस है, ये प्लस, ये OH, मतलब ये CH2OH है जिसमें कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये लोन पेयर इसके पास जो हैं, ये इसके जो वैकेंट p ऑर्बिटल होगी उसमें जाके ये दे देता है। मतलब ये सिर्फ ऑपरेट होता है या तो बगल में, मतलब देने वाले के बगल में कोई लेने वाला हो, है ना। देने वाले के मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन देने वाला है, और ये बगल में जो कार्बन जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये लेने वाला है। तो ये लोन पेयर कोई लेने वाला होना चाहिए बगल में। तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा, और एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2, है ना। आपने रेजोनेंस में ये भी पढ़ रखा है कि सबसे पहले वह रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें वैलेंसी सबकी पूरी हो। मतलब या तो हम ये कहें कि वह रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा हो। मतलब कार्बन के यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। कैसे, देखिए, ये 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये CH के, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस CH के, 4, और 2 इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो रहे हैं, जो कि इसमें 6 ही थे, है ना। तो ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। ये किस वजह से स्टेबल होता है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन होता है। ये स्टेबल होता है ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन की वैकेंट ऑर्बिटल में डालकर उसको स्टेबलाइज कर देता है। इस इफेक्ट को हम मीसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीसोमेरिक इफेक्ट। एक ये और भी अप्लाई होता है आपके, जहाँ पे डबल बॉन्डेड सिस्टम होते हैं,
जैसे ये OH है, मान लीजिए इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, जैसे ये बॉन्ड टूट रहा होगा तो इसके एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है तो घट रही होगी। तो ये क्या होता है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, मतलब डबल बॉन्ड में भी ये मीज़ोमेरिक इफेक्ट लगता है, या फिर ये कहें कि कंजुगेटेड सिस्टम में ये इफेक्ट लगता है। कंजुगेटेड सिस्टम, होप आपको कंजुगेटेड सिस्टम आपको पता होगा, है ना। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है तो कंजुगेशन होगा। तो ये लोन पेयर अपना स्पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रल करेगा और एट लास्ट ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड C, ये C डबल बॉन्ड C, मतलब यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया, ये ब्रेक हो गया, है ना। ठीक है, हम मीज़ोमेरिक इफेक्ट अब हम NMR पर देखते हैं कि क्या इफेक्ट डालती है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये प्रोटॉन है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा होगा कि ये ऐसा, ये रेजोनेंस इफेक्ट इसको बोलते हैं हम, मीज़ोमेरिक, या फिर हम इसको और एक वर्ड लिख लें रेजोनेंस भी इसको हम बोलेंगे, इसमें रेजोनेंस भी इन्वॉल्व होता है। और रेजोनेंस का मतलब मैं आपको बता दूं, ये रेजोनेंस भी हम इसी में स्टडी कर रहे हैं। तो ये मीज़ोमेरिक इफेक्ट की वजह से क्या कर रहा है, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, या फिर कहें तो इस कार्बन की वैकेंट ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल रहा है, और ये जो फिनोमिना ये इधर जा रहा है ये रेजोनेंस हो रहा है, मतलब ये कंबाइंड इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो ये CH2 माइनस हो जाएगा, है ना, और ये C डबल बॉन्ड OCH3 और ये प्लस और ये H। तो क्या हुआ, अगर हम इस वाले प्रोटॉन की बात कर रहे थे, इस वाले प्रोटॉन की, हमारा जो टारगेट जो था वो ये था, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से डेल्टा क्या होगा, डेल्टा डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम इस प्रोटॉन का NMR ले रहे हैं तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से इस CH बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और अल्टीमेटली हाइड्रोजन की न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिस वजह से डेल्टा हमारा कम हो जाएगा, डेल्टा हमारा कम हो जाएगा। अर्थात हम कह क्या रहे हैं कि अगर रेजोनेंस या मीज़ोमेरिक इफेक्ट होता है, रेजोनेंस और मीज़ोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस, तो डेल्टा डिक्रीजेस। या फिर एक चीज़ इससे और हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, कहाँ पे घटती है, हमारे प्रोटॉन पर, जिस प्रोटॉन का हम NMR ले रहे हैं, तो हमारा डेल्टा इंक्रीज भी होगा। अब कहाँ पे घटेगी, बढ़ने वाली तो हमने ये एग्जांपल देख लिया कि इस प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, अब घटेगी कहाँ उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये एग्जांपल है C से CH3 और ये C, इससे मान लीजिए C से
C डबल बॉन्ड O OET ये H। ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी, यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड है तब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो जिस वजह से इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए कैसे, ठीक है। तो इस वाले मॉलिक्यूल में आप देखिए इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इस CH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। हम इस वाले प्रोटॉन पे काम कर रहे हैं, इस वाले प्रोटॉन पर काम कर रहे हैं, मतलब इस प्रोटॉन का हम NMR ले रहे हैं, और जब जिस प्रोटॉन का हम NMR लेंगे अगर उस प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है तो हमारा डेल्टा बढ़ जाता है। हमने क्या पढ़ा है कि अगर जिस प्रोटॉन के अराउंड हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी उसका डेल्टा बढ़ जाएगा। क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट ऐसे होगा, अगर आपने रेजोनेंस पढ़ रखा है तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी, ये पाई वाली कार्बन की तरफ, और ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर अल्टीमेटली ये बनेगा जिसमें इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब CH पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है और डेल्टा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और इस पर हम एक आध दो एग्जाम्पल लेकर इस पर और थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। देखिए, नॉर्मल जो होता है आपकी एथाइलिन, नॉर्मल ये H, इसका जो डेल्टा आता है, कोई भी H ले लो, इसका जो H का जो प्रोटॉन का जो डेल्टा आता है वो आता है 5.29। ठीक है, और यहाँ पर हम बोलते हैं चारों प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट हैं, क्यों, क्योंकि इनके जो केमिकल और जो मैग्नेटिक जो दोनों इन्वायरमेंट है वो सेम है, मैग्नेटिक और केमिकल इन्वायरमेंट सेम होने की वजह से डेल्टा इसका 5.29 आता है। ठीक है, अब ठीक है, अब अगर हम इस पर एक कीटोन ग्रुप ऐड कर दें, कैसे, ये हमारा H, ये H है, ये CO और ये COCH3। ठीक है, तो हमारी जो डेल्टा आती है वो आती है 6.52, मतलब डेल्टा बढ़ गया, मतलब सीधी सी बात है इस प्रोटॉन पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही होगी। हाँ, मैंने अभी इसके पहले ही बताया था, इसमें हो जाएगा रेजोनेंस और मेसोमेरिक रेजोनेंस होगा इसमें, तो ये इस वाले प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। कैसे घटेगी, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट होगी तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से CH पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी और डेल्टा बढ़ जाएगा। ठीक है, यही इसका एक और अगर दूसरा एग्जांपल लें, तो देखिए यही एल्कीन है हमारी, ये H, वहाँ पर हमने कीटोन ग्रुप जोड़ा था, यहाँ पे हमने OCH3 ग्रुप जोड़ दिया। अब देखिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, यहाँ पर मीजोमेरिक प्लस रेजोनेंस दोनों लग रहा है ना, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने के बाद क्या होगा, इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड OCH3 पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन, तो ये CH पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो डेल्टा डिक्रीज हो जाएगा। इसका डेल्टा आता है 3.74 पर, इसका डेल्टा आता है 3.74 पर, मतलब नॉर्मल जो हमारी एल्कीन है
नॉर्मल अल्कीन, कहाँ है नॉर्मल अल्कीन, ये इसकी 5.29 में आ रही थी और उससे घट जाएगी 3.74 आएगी। ये OCH3 ग्रुप की वजह से, इस OCH3 ग्रुप की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस में आएंगे और डेल्टा डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। फिर हम बेंजीन रिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी का, और उसकी डेल्टा वैल्यूज़ क्या आती हैं, ठीक है, और एनिलीन वगैरह, एरोमेटिक रिंग करंट, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और फिर दो इफेक्ट और रह जाएंगे, स्टेरिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी हम कवर करके इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे।